नमस्कार। मेरा आज का विषय है सीनियोरिटी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के सभी टॉपिक तृतीय कर्मचारी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सीनियरिटी उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय है। तृतीय कर्मचारी को सीनियरिटी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। सर्वप्रथम मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें सीनियरिटी असाइन करने की आवश्यकता होती है या सीनियरिटी में बदलाव किए जाने की आवश्यकता होती है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ रिडिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल टिकटराइज स्टाफ, एट द टाइम ऑफ रिडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, एट द टाइम ऑफ D&AR केस, एट द टाइम ऑफ रीअपॉइंटमेंट, एट द टाइम ऑफ एक्स कैडर डेपुटेशन। अब हम इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि एक शब्द आता है सीनियरिटी में, इंटर से सीनियरिटी। इसका जो तात्पर्य है वह यह है कि जब एक से अधिक कर्मचारियों को जो सेम ग्रेड के हों उनको उनकी अगर सीनियरिटी एक साथ जब बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है, तब उसको इंटर से सीनियरिटी बोलते हैं। और इसका जो बेस होता है वो उस ग्रेड में लेंथ ऑफ सर्विस माना जाता है कि कर्मचारी उस ग्रेड में कब से कार्य कर रहा है, उसी को बेस मान के यह सीनियरिटी तैयार की जाती है। जिसकी सर्विस उसमें ज़्यादा होती है उसको सीनियर माना जाता है। आइए चलते हैं अलग अलग टॉपिक की तरफ। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, भर्ती के समय जब कर्मचारी की वरीयता निर्धारित की जाती है तो उसका एक फंडामेंटल रूल है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, यानी कि उस कैडर में कर्मचारी ने कब ज्वाइन किया, वह सीनियरिटी का बेस माना जाता है, अगर कोई और क्लोज या शर्त उसके साथ जुड़ी हुई ना हो। तो मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि भर्ती रेलवे में विभिन्न माध्यमों से होती है और कुछ में ट्रेनिंग इन्वॉल्व है भर्ती से पहले, कुछ में ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो जहाँ पर ट्रेनिंग इन्वॉल्व है तो वहाँ पर जो सीनियरिटी असाइन होती है तो वह ट्रेनिंग सेंटर पर जो नंबर प्राप्त किए हैं कैंडिडेट ने, उसकी मेरिट के आधार पर सीनियरिटी असाइन होती है। अगर ट्रेनिंग एक से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर पर हो रही है, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी हैं जहाँ पे ट्रेनिंग अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पर होती है। जैसे ALP कैटेगरी है, उसकी ट्रेनिंग 3 ट्रेनिंग सेंटर पर होती है। तब ऐसी स्थिति में सभी ट्रेनिंग सेंटर के नंबरों का एवरेज निकालकर मेरिट के आधार पर सीनियरिटी असाइन होती है, यानी कि जिसके नंबर सबसे ज़्यादा उसको सीनियरिटी में सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग में फेल हो जाए तब ऐसी स्थिति में उसको उसी बैच में, जब वो इन फ्यूचर पास होगा तब उसको उसी बैच में सबसे जूनियर रखा जाता है। एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर RRB का पैनल है, सेम पैनल है, और हम एक साथ ट्रेनिंग पे नहीं भेज पा रहे और अलग अलग बैचेज में ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तब ऐसी स्थिति में अलग अलग बैचेज के जो नंबर हैं उसके आधार पर इंटर से सीनियरिटी उन कैंडिडेट्स की बनाई जाती है। ये तो सिचुएशन हो गई जहां पे ट्रेनिंग इन्वॉल्व है। और जहां पर ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं है, सीधे कर्मचारी को ज्वाइन कराया जाता है, वहां पे जो RRB का पैनल आता है, RRB की पैनल पोजीशन जो है उसके आधार पर सीनियरिटी असाइन होती है, यानी कि पैनल में जो सबसे ऊपर है वह सीनियर माना जाता है। भले ही कैडर में उन्होंने ज्वाइनिंग आगे पीछे की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अनुमति लेकर बाद में ज्वाइन करता है तब ऐसी स्थिति में उसकी सीनियरिटी लूज की जा सकती है। आगे है प्रमोशन के समय सीनियरिटी। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार से प्रमोशन होते हैं, तो ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि प्रमोशन थ्रू LDC IQ GDC सिलेक्शन, यानी कि जो सिलेक्शन मेरिट बेस हैं, जहाँ पे रिटन एग्जाम होता है और पैनल जब बनता है तो वो रिटन के नंबरों के हिसाब से बनता है। तब ऐसी स्थिति में सीनियरिटी
जो मानी जाती है वो पैनल पोजीशन जो रहती है वो मेरिट के हिसाब से बनता है, तो पैनल पोजीशन के हिसाब से सीनियरिटी होती है और ऐसी स्थिति में सीनियरिटी चेंज भी हो जाती है। यानी कि अगर पुराने ग्रेड में कर्मचारी जूनियर सीनियर थे तो आगे चल के जो मेरिट बेस एग्जाम होते हैं उसमें जूनियर कर्मचारी भी सीनियर हो सकता है। प्रमोशन थ्रू कैडर सिलेक्शन, जहां पे 1:3 की रेशियो में कर्मचारी को बुलाया जाता है और पैनल सीनियरिटी बेस बनता है, तो जो कर्मचारी की पुरानी सीनियरिटी है, ओरिजिनल सीनियरिटी वही रहती है। प्रमोशन थ्रू सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी के माध्यम से भी जो पदोन्नति की जाती है और 1:1 के रेशियो में बुलाया जाता है, तो वहाँ भी सीनियरिटी चेंज नहीं होती, पुरानी ही सीनियरिटी रहती है। प्रमोशन थ्रू ट्रेड टेस्ट, जो पदोन्नति ट्रेड टेस्ट के माध्यम से होती हैं वहाँ भी सीनियरिटी चेंज नहीं होती, वहाँ भी 1:1 के रेशियो से बुलाया जाता है। अगर हाँ कोई कर्मचारी सुटेबिलिटी में या ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाए और बाद में वो पास हो, तब ऐसी स्थिति में वो जूनियर हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार से कर्मचारियों के ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सीनियरिटी पर, यह मैंने बताने का प्रयास किया है। ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफर विद इन डिवीजन, जो विद इन डिवीजन मतलब उसी सीनियरिटी यूनिट में ट्रांसफर होते हैं, तब वहां पर सीनियरिटी चेंज नहीं होती। अगर किसी कर्मचारी का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर आउट ऑफ डिवीजन या आउट ऑफ जोन ट्रांसफर होता है, तब ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को उसकी लेंथ ऑफ सर्विस, जिस ग्रेड में वो ट्रांसफर हुआ है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उसको सीनियरिटी का लाभ दिया जाता है। ऑन रिक्वेस्ट इंटर डिविजनल या इंटर रेलवे ट्रांसफर के मामले में कर्मचारी की सीनियरिटी लूज हो जाती है, उसको सीनियरिटी का लाभ नहीं मिलता और वह कर्मचारी जिस ग्रेड में जाके ज्वाइन करता है, तो उस ग्रेड में पहले से जो कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उनके नीचे उसको रखा जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर के मामले में अगर एक ही ग्रेड के कर्मचारी आपस में म्यूचुअल करते हैं या इंटरमीडिएट के ग्रेड के कर्मचारी आपस में म्यूचुअल करते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी जूनियर होता है उसकी सीनियरिटी का लाभ दोनों कर्मचारियों को, सीनियर कर्मचारी जूनियर की सीनियरिटी लेगा, यानी कि जूनियर कर्मचारी जहाँ पे बैठा था वहाँ आके बैठ जाएगा सीनियर कर्मचारी, और जूनियर कर्मचारी अपनी सीनियरिटी का लाभ लेगा, यानी कि जूनियर कर्मचारी अपनी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से सीनियरिटी का लाभ लेगा। अगर म्यूचुअल ट्रांसफर के मामले में रिवर्जन इन्वॉल्व है, नॉर्मली तो एक ही ग्रेड के कर्मचारी का ट्रांसफर होता है, अगर दो डिफरेंट ग्रेड के कर्मचारी आपस में ट्रांसफर लेना चाहें, तब ऐसी स्थिति में जो सीनियर कर्मचारी है ऊपर के ग्रेड में है उसको रिवर्सल लेना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में अब ये 8/2019 आरबी नंबर इशू हुआ है, तब से ये रूल चेंज हो गया, तो उन दोनों कर्मचारियों को रिक्रूटमेंट ग्रेड में सबसे बॉटम पे रखा जाएगा, दोनों कर्मचारियों को। आगे है मेडिकल डिजिटाइजेशन के मामले में। ऐसी स्थिति में मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कभी कोई रेल कर्मचारी सेवा के दौरान मेडिकल डिजिटाइज हो जाए, यानी कि जो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड था उसमें ना रह के उससे नीचे वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को दूसरी पोस्ट पर रिडिप्लॉय किया जाता है और ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को सीनियरिटी का लॉस नहीं होता, वह लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से दूसरी पोस्ट पे जाके अपनी सीनियरिटी का लाभ पा लेता है। सरप्लस के मामले में जब कभी कर्मचारियों को सरप्लस कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में जब उनको दूसरी पोस्टों पर लगाया जाता है तब उनको सीनियरिटी का लाभ नहीं मिलता। लेकिन अगर एक से अधिक संख्या है सरप्लस कर्मचारियों की और एक ही ग्रेड में उनको पोस्ट किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उनको पुरानी सीनियरिटी उनकी इंटैक्ट रखी जाएगी, यानी कि पुरानी सीनियरिटी के आधार पर जो सीनियर है वो सीनियर रहेगा, जो जूनियर है वो जूनियर रहेगा। एट द टाइम ऑफ डी.एन.डी.आर के मामले में यह मेजर पेनल्टी का दूसरा पनिशमेंट है, जिसमें यह भी अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आदेश कर दे कि कर्मचारी को सीनियरिटी का नुकसान होगा, तब ऐसी स्थिति में कर्मचारी के पनिशमेंट के दौरान जो कर्मचारी प्रमोट हो गए हैं उस ग्रेड में, तो वह उससे सीनियर हो जाएंगे। एट द टाइम ऑफ रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे कर्मचारी को सीनियरिटी का लॉस होता है और पुरानी सीनियरिटी का लाभ उसको नहीं मिलता, उसको ग्रेड में सबसे जूनियर रखा जाता है।
अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीनियरिटी का भी लाभ देने के आदेश करें तभी सीनियरिटी का लाभ उसको दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ एक्स कैडर डेपुटेशन, जो कर्मचारी एक्स कैडर पोस्ट पे काम करने चले जाते हैं उनको अपने कैडर में सीनियरिटी का कोई लॉस नहीं होता, उनकी सीनियरिटी जो की त्यों बनी रहती है। हर बार की भांति इस बार भी शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं, चूंकि ये टॉपिक छोटा था इसलिए कम ही क्वेश्चन है। यदि किसी कर्मचारी को भर्ती के समय अधिक वेतन पर नियुक्त किया गया है तब उसे पहले से कार्यरत कर्मचारी के ऊपर वरीयता नहीं दी जाएगी। यह मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं रेलवे में, उनको एडवांस इंक्रीमेंट देके भी अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको सीनियरिटी ऊपर नहीं दी जाती, उनको कैडर में सबसे नीचे ही पोस्ट किया जाता है। यदि पदोन्नति कोटा का कर्मचारी तथा सीधी भर्ती का अभ्यर्थी एक ही दिन ज्वाइन करे तब पदोन्नति कोटा का कर्मचारी वरिष्ठ होगा, यानी कि एक ही दिन आ जाए ज्वाइन करने, एक डायरेक्ट कोटा का हो यानी कि आरआरबी का, दूसरा प्रीमोटी कोटा का हो, तो ऐसी स्थिति में प्रीमोटी कोटा को वरीयता दी जाती है। और अगर संख्या ज़्यादा हो ऐसे तो इंटर से सीनियरिटी बनाई जाती है, पहले प्रीमोटी कोटा फिर डायरेक्ट कोटा। वरीयता सूची कितने अंतराल पर जारी किए जाने के निर्देश हैं? तो एम्प्लॉय चार्टर के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष वरीयता सूची जारी किए जाने का नियम है। 10% कोटा के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर वर्कशॉप में जाते हैं तब उनको अपनी पुरानी पिछली सर्विस का 50% का लाभ दिया जाता है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के मामले में वरीयता का नुकसान नहीं होता। जब दो कर्मचारियों की ज्वाइनिंग तिथि एक ही हो तब वरीयता का निर्धारण उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होता है, यानी कि जो कर्मचारी बड़ा है उसको सीनियर माना जाता है। एमएसीपी का लाभ देने के लिए वरीयता को ध्यान में नहीं रखा जाता। धन्यवाद। मैं शीघ्र ही अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा।